नमस्कार। आज आप हिंदी कविता का मेरे संग की औरतें लिखी। इसकी लेखिका है मृदुला दत्त। कौन है लेखिका? लेखिका मृदुला दत्त। तो पहले आप लेखिका के बारे में जान लीजिए। इन हिंदी साहित्य लिखने वाली मृदुला गर्ग का जन्म सन 1938 कब हुआ? सन 1938। ये हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाकार थी। तो महत्वपूर्ण रचनाकार होने के साथ साथ इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्री एमए किया था। क्या किया था? अर्थशास्त्री एमए किया था। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परंपरा को तोड़ा है। तो ये हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका थी। इनका जन्म सन 1938 में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद एक शहर से दूसरे शहर में दूसरी नहीं ट्रांसफर भी होता रहा। तो अन्य शहरों में रहने के बाद सन 1974 में दिल्ली में आकर और वहां पर उन्होंने स्वतंत्र लेखन कार्य किया। इन्होंने कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय के समाज की समस्याओं का पर वैचारिक निबंध भी लिखे। उस समय समाज के अंदर जो समस्या फैली हुई थी उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है। अर्थात ये समाज की ओर भी ध्यान देती थी। तो मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परपाटी को तोड़ा है। मृदुला जी की प्रमुख कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, अनित, चित्तकोबरा, कठगुलाब ये उपन्यास है। कठगुलाब नामक उन्होंने उपन्यास की रचना भी की। संगति विसंगति ये 2 खंडों में है। ये कहानियां 2 खंडों में है। संगति विसंगति, रंग ढंग, चुकते चुकते नहीं सवाल, ये निबंध संग्रह है। इनकी रचना थी। अब इन्होंने उस समय की सामाजिक समस्या का वर्णन किया है। तो प्रस्तुत पाठ में उन्होंने संस्मरण का वर्णन किया है। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम घटनाओं और ऊहा-पोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है। अर्थात उनके घर वालों या एक परिवार में घटनाएं घटती हैं, उनमें कैसी विषम स्थिति होती है, उन सभी घटनाओं का वर्णन उन्होंने अपने गद्य खंड में किया है। प्रमुखता महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमती हुई इस पाठ की केंद्रीय संवेदना आज की नारी की प्रगतिशीलता और आज से पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता का सम्मिश्रण रूप प्रस्तुत करती है। आधुनिक नारी का स्वरूप क्या है और प्राचीन समय में स्त्री का क्या महत्व था, उसे कितने अधिकार मिले, इन दोनों का सम्मिश्रण करके उन्होंने
इस पाठ को लिखा है, अर्थात उसमें महिला के प्राचीनतम और नवीनतम रूप परावेश का वर्णन किया है। शीर्षक है मेरे संग की औरत। मेरी एक नानी थी, कवित्री कहती कि मेरी एक नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। सुनते हैं, लोगों से उन्होंने सुना है कि मेरी एक नानी थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरे माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, अर्थात जब मेरी माँ की शादी भी नहीं थी तो वो नानी पहले ही मर गई। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, क्योंकि हमारी नानी नहीं थी, वो तो मर चुकी थी। क्योंकि सुना है कि बच्चों को नानी ही कहानियां सुनाती है, लेकिन वो हमारे जन्म की पहले ही मृत्यु हो गई थी, इसलिए हमें कहानी सुनने को नहीं मिली। तो हम तीन बहनें थी जो आपस में एक दूसरे से कथा कहकर एक दूसरे से कहानी कहा करते। तो नानी से कहानी भले न सुनी हो, पर नानी की कहानी जरूर सुनी। यानी लोगों ने मुझे नानी के बारे में बताया कि आपकी नानी कैसी थी, उनके बारे में मैंने वो कहानी सुनी। बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। बचपन में उनके बारे में जो बताया गया उसे तो मैं नहीं समझ सकी, लेकिन जब बड़ी हुई तो उसका मर्म मुझे समझ में आया कि वो कितनी दयालु थी, कितनी स्पष्टवादी थी। पहले इतना ही जाना था कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नसीब, यानी उस समय शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था जितना कि आजकल है। तो मेरी नानी केवल अनपढ़, पर्दा नशी, घूंघट डाले, इस प्रकार की महिला थी। अनपढ़ भी थी, पर्दा नशी भी थी, लेकिन उनका स्वभाव अच्छा था। तो मैंने जाना कि वो पुरानी परपाटी थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए चले गए। यानी जैसे ही नानी की शादी हुई थी, शादी के बाद वो वकालत करने के लिए, बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। और जब लौटे, कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जब वो डिग्री लेकर लौटे और विलायती रीत रिवाज के संग जिंदगी बसर करने, अर्थात वो विलायत में, इंग्लैंड में रहे, वहाँ के तौर तरीके सीखे, किस प्रकार का पहनावा है वहाँ का, तो वहाँ के रहन सहन इस तरीके से, और वही आकर उन्होंने किया, विलायती रीत रिवाज के संग जिंदगी बसर करने। नानी ने अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं किया। भाई नानी से उनका इस प्रकार बचपन, उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो पसंद है मैं वही पहनूं। अर्थात उन्होंने अपने रहन सहन पहनावे में कोई परिवर्तन नहीं। उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का यह पक्ष कभी नहीं किया। अर्थात आपकी जो इच्छा हो वो पहनो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं जो पहनूंगी वो मेरी मन की बात है। अर्थात उन्होंने कभी अपने पति का विरोध नहीं किया। महिला थी, शांत शांत महिला थी। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी, जो कि मेरी माँ थी, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मोहरी। जीवन भर में किसी को कष्ट नहीं था, लेकिन जब वो मरने लगे तो मेरी शादी की फिक्र, मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि एकदम बहुत जोर उठे। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिले। पहले तो वो पर्दा नशी थी, किसी के सामने घूंघट नहीं,
लेकिन जब बेटी की शादी की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं घूंघट को छोड़कर स्वतंत्र संग्राम सेनानी उन शर्मा जी के बेटे के साथ मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान है। जिस पर्दा नशी औरत ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिर वक्त में अजनबी से क्या करें। अर्थात जिसने जिंदगी भर अपने मन के भाव को अपने पति पर प्रकट नहीं किया, अब वो अंतिम समय में क्या करना चाहती है। ये सभी लोग असमंजस कि जिन्होंने कभी मुंह जोड़ कर कभी अपनी बातों का खुलासा नहीं किया, वो आज किस कारण ये बात करना चाहते हैं और उस अजनबी से क्या कहें। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लागत रखी। वक्त की कमी क्योंकि वो मृत्यु के निकट जाने का मुमकिन है और इसी कारण उन्होंने उनके वचन की लाज रखी। अर्थात उनका कहना सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर रोटी दी, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बीवी के हुजूमों में, अर्थात अपनी बीवी के कमरे में, क्योंकि वो उनसे मिल रहे। तो लेकर की सूट पटल पर सर्वप्रथम अपनी नानी का जिक्र होता है। वे कम पढ़ी लिखी पर्दा नशी औरत जरूर थी। उन्होंने अपने पति अर्थात अपने हमारे नाना से जो बिलाट में पढ़े लिखे कभी मुंह खोलकर बात नहीं की, लेकिन मरते समय उन्होंने अपनी इकलौती बेटी अर्थात मेरी माँ की शादी की इतनी चिंता हुई कि वे सब लिहाज छोड़कर हमारे साथ नाना के मित्र प्यारे लाल शर्मा से बातचीत करने की इच्छा की। और जब उन्होंने इच्छा जाहिर की तो उनके पति ने स्वयं उसके घर जाकर उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत था। उन्होंने कहा कि वचन दीजिए कि मेरी लाडली लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति को साथ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदारों से, अर्थात उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आप अपनी पसंद का कर दीजिए। मेरे पति जो साहब हैं वो अंग्रेजी को गुलामी करने वाले किसी व्यक्ति से मेरी की शादी करा देंगे। आप अपनी आज़ादी अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी, अर्थात मेरी माँ मेरी नानी चाहती थी मेरी माँ की शादी किसी देश प्रेमी व्यक्ति से, उन अंग्रेजों से नहीं जो कि हमारे देश को गुलाम बना रहे थे। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी की ऐसा नहीं, यानी मृत्यु के समय भी उन्हें अपने देश की आज़ादी का छिड़ा। और इसी कारण उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपनी बेटी के वर के चुनाव के लिए पति से नहीं। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफी आजाद है
अर्थात बचपन में वे बहुत ही आज़ाद या खुले ख्याल की रहती हैं। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती है। उन्होंने नाना की आज़ादी में कोई दखल नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी स्वयं अपने हाथ में। तो पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा, दूसरी की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा है। अर्थात किसी गुलाम रहकर जीने से अच्छा था तो स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से हुई। वो पढ़े लिखे थे, ICS की परीक्षा में बैठ चुके थे, लेकिन वो क्रांतिकारी थे, इस कारण अंग्रेजों ने उन्हें परीक्षा देने से मना किया। जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा थी एक नहीं, हम गरीब थे लेकिन पढ़े लिखे। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उनके ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चमका रात रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करते थे, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठा। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और ठीक पटांगी, अर्थात इतनी पतली थी कि उन्होंने कहा धोई पहुंची और ठीक पटांगी, जो हल्की वस्तु थी उसी ठीक पर टांगा जाता है। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींकी पर से उतारने की पेशकश नहीं, अर्थात वो अपने काम में मस्त थी। मेरी नानी ने प्यारे लाल शर्मा से कहा कि मेरी बेटी के लिए पर आपको, लेकिन वह साहब ना हो वरन आज़ादी का सिपाही हो। उनके अनुसार मेरी माँ की शादी ऐसे वक्त हुई जैसे ICS की परीक्षा में बैठने से इसलिए रोक दिया गया कि वह गांधीवादी थी और उन्हीं के कारण मेरी माँ की खादी की भारी भरकम साड़ी पहनने का अभ्यास करा। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अलग थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से ही वे हिंदुस्तान थे, बाकी सब उनके तौर तरीके अंग्रेजी थे। केवल पहचान थी उनकी जात से कि वो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन सभी तौर तरीके उनके कैसे थे, अंग्रेजी की तरह। आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन, गांधी नेहरू या मेरे पिताजी की कहते, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत से करता हो, दबदबा उसके साहिब ससुर का ही था। एक आनबान वाले साहब ने उनके सिर पर लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक हरकत होती कि साहब होते हुए भी, अर्थात अंग्रेजों का गुलाम होते हुए भी उन्होंने एक क्रांतिकारी को अपनी पुत्री का शादी कर दिया, क्योंकि क्रांतिकारियों और अंग्रेजों का 36 का। तो जो कहानी के दृश्यों को गाढ़ा बनाती, दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परी या से कम जाती नहीं मालूम पड़ती। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं करता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राज जरूर मानी जाती
और पत्थर की लकीरों की तरह निभाई